अवध के दक्षिण महल के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी फूलमती की तबीयत अब पहले से ठीक थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे, शायद उसके कोख में पल रहे बच्चे के कारण। कुमकुम की दी हुई दवाई की वजह से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन अभी भी उसे अपने होने वाले बच्चे का खौफ सता रहा था। न जाने मेरा क्या होगा। वो तो शुक्र है कि तिग्मांशु यहाँ नहीं है, वरना वो तो मुझे मौत के घाट ही उतार देता। भगवान करे जब तक मैं इस मुसीबत से पीछा ना छुड़ा लूं, तब तक तिग्मांशु वापस ही ना लौटे। पर मैं इस बच्चे से पीछा छुड़ाऊं भी तो कैसे? तभी अचानक फूलमती को कुछ जलने की बदबू आई। न जाने इस बच्चे के मेरे पेट में आने के बाद मुझे हर समय अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। कभी पसीने छूटते हैं तो कभी कुछ अजीब से जलने की बू आती है। अगर माँ बनना इतना ही मुश्किल है तो मुझे कभी माँ नहीं बनना। लेकिन तभी अचानक फूलमती ने महसूस किया कि उसके कमरे में दरवाजे से धुआं अंदर आ रहा था। ये धुआं कैसा? फूलमती अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे तक गई। वहां पहुंचकर ऊपर वाली मंजिल पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। ऊपर के एक कमरे से काला धुआं बाहर आ रहा था और उसके पीछे आग की बहुत सारी लपटें उठ रही थी। ये आग कैसे लगी? इसका मतलब मुझे जो पसीना आ रहे हैं वो बच्चे की वजह से नहीं बल्कि इस आग की वजह से आ रहे हैं। फूलमती ने खुद से ये कहा। उस वक्त फूलमती के अलावा उस महल में कोई नहीं था, ना ही कोई नौकर और ना ही कोई सिपाही। उस आग के बारे में पता करने के लिए फूलमती सीढ़ियों से होती हुई ऊपर वाली मंजिल की तरफ भागी। जैसे ही वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि पुस्तकालय का दरवाजा बाहर से बंद था और उस बंद दरवाजे के नीचे से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। ये देखकर फूलमती की चीख निकल गई। ये पुस्तकालय में आग कैसे लगी? जल्दी इसके बारे में किसी को बताना पड़ेगा, वरना आग नीचे तक फैल सकती है। ये बोलते हुए जैसे ही फूलमती पीछे मुड़ी, अंदर से कुमकुम की आवाज आई। फूलमती, मुझे बचाओ, मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। फूलमती के कदम रुके। उसने सोचा, ये आवाज तो कुमकुम की है, पर ये इस कमरे के अंदर क्या कर रही है? फूलमती दौड़कर उस दरवाजे के पास वापस आई और उसने घबरा कर पूछा, कुमकुम, क्या तुम अंदर हो और ये आग कैसे लगी? अभी कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है फूलमती, जल्दी से ये दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कुमकुम खांसते हुए बात कर रही थी, लेकिन तुरंत कुमकुम की मदद करने की बजाय फूलमती के दिमाग में एक प्लान आया। उसने उस आपदा में अवसर ढूंढ लिया। मैं ये कमरा खोलकर तुम्हें बचा सकती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। फूलमती ने एक शर्त रखी। कैसा वादा? कुमकुम ने खांसते हुए पूछा। उसे अब सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। वादा करो कि तुम मेरी कोख में पल रहे बच्चे से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करोगी। फूलमती ने कहा। पुस्तकालय के अंदर बंद कुमकुम का दम अब घुटने लगा था। उसे जल्दी से किसी की मदद की जरूरत थी, पर जो उसकी मदद कर सकती थी वो ऐसी स्थिति में भी उससे सौदा करने में लगी हुई थी। कुमकुम की सांसें उखड़ने लगी थीं और उसे उस वक्त कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा था। वो छटपटाती हुई बोली, तुम जैसा चाहती हो मैं ठीक वैसा ही करूंगी फूलमती। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, इन कोरी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये दरवाजा खोलूं, तो पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कुमकुम के पास और कोई चारा बाकी नहीं था। वो कमजोर पड़ती आवाज से बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ फूलमती, मैं तुम्हें इस परेशानी से जरूर बाहर निकालूंगी। अब जल्दी से ये दरवाजा खोलो। इतना कहते हुए कुमकुम की आंखें बंद होने लगी, पर बाहर खड़ी फूलमती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा हो चुका था। फूलमती ने आगे बढ़कर उस दरवाजे की चिटकनी खोल दी। जैसे ही दरवाजा खुला, कुमकुम बेहोश होती हुई सीधा फूलमती के ऊपर गिरी। फूलमती ने खुद को और कुमकुम को संभाला और बेहोश पड़ी कुमकुम को लेकर वहीं दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक लॉबी के आखिरी छोर से किसी के चीखने की आवाज आई। क्या हुआ कुमकुम को, और ये आग कैसे लगी? जैसे ही फूलमती ने उस आवाज की तरफ देखा, उसने पाया कि वो आवाज इशाक की थी, जो भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। फूलमती ने इशाक को पूरी बात बताई। इशाक ने अपने हाथ से कुमकुम की नब्ज चेक की, जो अभी भी चल रही थी। ये जिंदा है, हमें इसे यहाँ से लेकर जाना होगा।
इतना कहते हुए इशाक ने कुमकुम को फूलमती की गोद से उठाया और हड़बड़ाता हुआ नीचे की तरफ भाग निकला। वो सब देखकर फूलमती मुंह बनाते हुए अपने मन में बड़बड़ाई, न जाने इस कुमकुम में ऐसा क्या है, जिस मर्द को देखो इस पर लट्टू है। शुक्र है ये कुमकुम कोई तवायफ नहीं थी, वरना आज लखनऊ के सभी रईसजादे मेरी जगह इसके आशिक बने फिर रहे होते। जहां अवध के राजमहल में इतना कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हर बात से बेखबर तिग्मांशु एक अनजान महल में खड़ा अपने सामने खड़े उस छोटे लड़के से बात कर रहा था। कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे बंदी बनाया है? और तुम मुझे कैसे जानते हो? कौन हूं मैं? तिग्मांशु के सामने खड़ा वो लड़का हैरानी से बोला, आपने मुझे नहीं पहचाना महाराज? मैं मयंक हूँ, वाराणसी के महाराज सुरेंद्रपाल का बेटा। सुरेंद्रपाल? कौन सुरेंद्रपाल? तिग्मांशु की बात सुनकर मयंक हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तिग्मांशु ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। तभी अचानक उस कमरे में सुरेंद्रपाल आया और अपने सामने खड़े तिग्मांशु को देखकर खुश होते हुए बोला, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं लखनऊ नरेश। इतना कहते हुए सुरेंद्रपाल ने तिग्मांशु को अपने गले से लगा लिया। उसके तिग्मांशु को गले लगाते ही न जाने तिग्मांशु को क्या हुआ, पर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। सुरेंद्रपाल, मैं यहाँ तुम्हारे महल में क्या कर रहा हूँ? तिग्मांशु ने हैरत होते हुए पूछा। महाराज, आप मणिकर्णिका घाट पर कुछ मछुआरों को बेहोश पड़े मिले। वो लोग जब आपको लेकर शहर के वैद्य के पास जा रहे थे, तब मयंक अपने दोस्तों के साथ आंखेट करने के लिए निकला था। उसने आपको पहचान लिया और सिपाहियों की मदद से आपको यहाँ ले आया। राज वैद्य ने आपकी जान तो बचा ली, पर आपके सिर पर बहुत गहरा घाव था, जिसका उपचार करते करते राज्य वैद्य का भी सिर चकरा गया। लेकिन अब आप ठीक हैं और हमारे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। सुरेंद्रपाल ने पूरी बात बताई। अचानक तिग्मांशु को याद आया कि वो गंगा नदी में उस स्टीमर में था। शायद गंगा नदी में बहते हुए वो वाराणसी तक पहुंच गया था। मेरा भाई सुधांशु, उसने मेरे साथ धोखा किया है। तिग्मांशु की बात सुनकर सुरेंद्रपाल गंभीर स्वर में बोला, मुझे पता चला महाराज, पर आप चिंता ना करें। मैंने आपको वचन दिया था कि जब कभी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं और मेरा राज्य आपके साथ खड़े रहेंगे। आप आदेश करें, मैं अभी अपनी सेना को तैयार करके लखनऊ पर हमला करने के लिए बोलता हूँ। नहीं सुरेंद्रपाल, मैं किसी भी तरह की जंग नहीं चाहता। सुधांशु जैसा भी है मेरा भाई है। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। तिग्मांशु की बात सुनकर सुरेंद्रपाल बोला, जैसा आप ठीक समझे महाराज, लेकिन अभी आपके सिर का घाव पूरी तरह से भरा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन आराम करें और यहाँ रहकर वाराणसी का आतिथ्य स्वीकार करें। ये हमारे और हमारे राज्य का सौभाग्य होगा। तिग्मांशु ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिलाया। उस ओर अवध के राजमहल में कुमकुम को बेहोश हुए बहुत समय हो गया था और इशाक अभी तक उसके पास से हिला नहीं था। वो कुमकुम को होश में लाने के लिए उसके तलवे पर अपने हाथ मल रहा था, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भी कुमकुम को होश नहीं आ रहा था। इशाक का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। भले ही वो जैसा भी इंसान था, पर कुमकुम को लेकर उसके हर जज्बात बिल्कुल पाक थे। वहीं इशाक के कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी फूलमती वो सब देख रही थी और मन ही मन कुमकुम से जल रही थी। तभी एक नौकर वहां आकर इशाक से बोला, हुजूर, पुस्तकालय में लगी आग बुझा दी गई है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आग लगी कैसे थी। ना ही पुस्तकालय में कोई दिया जल रहा था और ना ही कोई मोमबत्ती रखी थी। मुझे लगता है वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। इशाक ने उस नौकर को वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही वो नौकर वहां से गया, इशाक तेजी से अपनी जगह से उठा और फूलमती पर किसी जानवर की तरह लपकते हुए उसका गला पकड़ लिया। वो फूलमती को दीवार से सटाकर गुस्से से बोला, ये तुमने क्या किया कुमकुम के साथ? फूलमती चौंक गई। वो खांसते हुए इशाक से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। दम तो कुमकुम का भी घुट रहा होगा उस आग में, लेकिन तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? क्या मिला तुम्हें कुमकुम को उस आग में झोंककर? इशाक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैंने कुमकुम की जान लेने की कोशिश नहीं की। मेरा यकीन करो, भला मुझे कुमकुम को मार के क्या मिलेगा? फूलमती बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई। इशाक फूलमती की गर्दन पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए बोला, तुम कुमकुम से नफरत करती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने पहले भी कई बार कुमकुम को मारने की कोशिश की है। वो तिग्मांशु भले ही तुम्हें इसके लिए माफ कर दे, मैं तुम्हें कुमकुम को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। फूलमती का पूरा चेहरा लाल हो चुका था।
और उसकी आंखों में मानो उसके शरीर का पूरा खून आकर इकट्ठा हो गया था। उसके दिमाग की नसें फटने लगी थी और सांस न लेने के कारण उसके फेफड़े मानो सिकुड़ने लगे थे। वो हिम्मत करके इशाक से बोली, मेरा यकीन करो इशाक, मैंने वो आग नहीं लगाई, बल्कि मैंने तो कुमकुम को बचाया है, क्योंकि इस वक्त मुझे कुमकुम की सबसे ज्यादा जरूरत है। फूलमती की बात सुनकर इशाक ने एक झटके से फूलमती का गला छोड़ा और उससे दूर हटकर खड़ा हो गया। फूलमती खांसते हुए जमीन पर बैठ गई और तेज तेज सांस लेने लगी। कुछ देर तक उस कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इशाक फूलमती से बोला, तुम्हें कुमकुम की किस चीज के लिए जरूरत है? फूलमती अपनी जगह पर खड़ी होती हुई मुंह बनाते हुए इशाक से बोली, उसी चीज के लिए जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। इशाक ने पलटकर फूलमती की आंखों में देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे किसी ने भी यहाँ इज्जत नहीं दी। तुमसे मुझे थोड़ी उम्मीद मिली थी, मुझे लगा तुम्हें मेरी चिंता है, मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। तुम मुझे अपने बिस्तर तक ले गए और मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चल दी, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं यहाँ फिर से अकेली रह गई, लेकिन सिर्फ एक कुमकुम ही है जिसने यहाँ मेरा साथ नहीं छोड़ा, और तुम्हें लगता है मैं उसे मारने की कोशिश कर सकती हूँ? फूलमती एक सांस में बोल गई। इशाक चुपचाप खड़ा फूलमती को घूरे जा रहा था, पर उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तभी अचानक उस कमरे में नित्या दाखिल हुई, जिसे देखकर फूलमती सहम सी गई। उसे इस बात का डर था कि कहीं नित्या ने उसकी और इशाक के बीच हुई बातें सुन तो नहीं ली। लेकिन इशाक को इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो पहले ही नित्या को अपने और फूलमती के रिश्ते की बात बता चुका था। नित्या कुमकुम के पास बैठते हुए चिंता में बोली, क्या हुआ कुमकुम को, और इस महल में अचानक से आग कैसे लग गई? इशाक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फूलमती मुंह बनाते हुए नित्या से बोली, शायद कोई है जो नहीं चाहता कि कुमकुम जिंदा रहे, इसीलिए उसने कुमकुम को मारने के लिए वो आग लगाई थी और कुमकुम को उस कमरे में बंद कर दिया था। वैसे वो कोई भी हो सकता है। वैसे तुम कहाँ थे जब आग लगी थी? फूलमती की बात सुनकर इशाक का सिर घूमा और उसने पलटकर नित्या की तरफ शक की नजर से देखा। उसके दिमाग में नित्या की बोली हुई वही बात चल रही थी जब नित्या ने उससे कुमकुम को मारने की बात कही थी। क्या नित्या के कहने पर ही वो आग लगाई गई थी? क्या होने वाला था कुमकुम का? क्या करने वाला था तिग्मांशु अपना राज्य, अपनी गद्दी वापस पाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। इशाक के कमरे में कुमकुम अब भी बेहोश थी। नित्या उसे देख रही थी। तभी इशाक अचानक उसके सामने आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुमने आग लगवाई थी ना पुस्तकालय में? ये सुनकर नित्या दंग रह गई। फूलमती भी नित्या की ओर देखने लगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझ पर ऐसा नीच आरोप लगाओ? नित्या बेहद भड़कते हुए बोली। लेकिन इशाक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फूलमती ने नित्या के खिलाफ जो शक का बीज इशाक के मन में बोया था वो बड़ा होने लगा था। फूलमती, बाहर जाओ, मुझे नित्या से अकेले में बात करनी है। इशाक ने फूलमती को आदेश दिया। फूलमती ने सोचा कि इशाक को नित्या से अकेले में क्या बात करनी होगी, लेकिन उसने कुछ न पूछने में ही भलाई समझी और वो वहां से चुपचाप चली गई। इशाक ने दरवाजा बंद किया और आंखों में गुस्से के साथ नित्या की ओर मुड़ा। अचानक नित्या मुस्कुरा उठी। शांति से मेरी बात सुनो, नित्या बोली। मुझ पर शक करने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ आग किसने लगवाई थी। किसने? इशाक के पूछते हुए नित्या को घूर घूर के देख रहा था ताकि अगर वो झूठ बोल रही हो तो इशाक पकड़ ले। लेकिन ना ही नित्या की आंखों में झूठ दिखा और ना ही उसके बोलने के तरीके में। उसके खुद के पिता बृजमोहन ने, नित्या बोली। अब तक इशाक और नित्या दोनों में से कोई नहीं जानता था कि कुछ ही समय पहले कुमकुम को होश आ गया था। उसने आंखें भी खोली थी, लेकिन कमरे में फूलमती, नित्या और इशाक को एक दूसरे से बात करते देख उसने जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन कुमकुम के कान तो खुले थे और उसने जब बृजमोहन का नाम सुना तब उसकी बंद आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन पहले ही जब राय सिंह और आलीशान कुमकुम को मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी बृजमोहन ने ही तो कुमकुम को वहां से भगाने की कोशिश की थी। अब इतने दिनों में ऐसा तो क्या हो गया कि उसका खुद का पिता उसके खून का प्यासा बन गया।
इशाक बोल उठा, बृजमोहन अपनी ही बेटी को क्यों मारेंगे? नित्या ने आगे जो कहा वो सुनकर कुमकुम का दिल बैठ गया, क्योंकि शायद कुमकुम को पता चल गया है कि राजमाता को मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि बृजमोहन है। कुमकुम इतनी अवाक हो गई कि वो सोने का नाटक और नहीं कर पाई और उठ के पूछ बैठी, ये क्या बकवास कर रही हो? इस वक्त कुमकुम की आंखों में आंसू थे। हाँ, बृजमोहन की तकनीक से ही राजमाता के गले की नस दबाई गई थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि बृजमोहन ने ही वो कांड किया था। इशाक और नित्या ने कुमकुम को होश में देखा तो दोनों के रिएक्शन अलग अलग थे। इशाक के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन नित्या के चेहरे पे एक भी शिकन न थी। कुमकुम, तुम ठीक हो? इशाक ने कुमकुम के पास जाते हुए पूछा, लेकिन वो नित्या को ही घूरे जा रही थी। झूठी मक्कार हो तुम, मेरे पिता राजमाता का खून करने की कोशिश क्यों करेंगे? कुमकुम ने बेहद गुस्से में ये पूछा और अचानक ही खांसने लगी। पुस्तकालय की आग का धुआं अभी तक उसके फेफड़ों में था। खांसते हुए उसे अपने बच्चे की याद आई। उसने तुरंत अपनी नस जांच की। बच्चा ठीक लग रहा था। इससे पहले कि इशाक कुमकुम को पानी दे, वो लड़खड़ाते पैरों के साथ बिस्तर पर से उठी और नित्या के कंधों को गुस्से में हिलाने लगी। जवाब दो नित्या, सच कहो, तुमने राजमाता को मारने की कोशिश की है ना? तो खून का आरोप मेरे पिता पर क्यों लगा रही हो? सच बोलो। नित्या भी अब चिल्ला के बात करने लगी। आरोप नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। तुम्हारे बाप ने राजमाता का खून करने की कोशिश की। उतना ही नहीं, तुम्हें उसकी काली करतूत के बारे में पता चल गया, इसीलिए तुम्हें भी जिंदा जलाने की कोशिश की। कुमकुम शौक में 2 कदम पीछे चली गई। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। वो गुस्से में बोल उठी। मेरे पिता क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि तेरा लालची पिता बिकाऊ है कुमकुम। अब नित्या ने खुद की जुबान पर भी नियंत्रण खो दिया। वो महाराज राय सिंह बहादुर का वफादार कुत्ता है और महाराज नहीं चाहते कि तिग्मांशु अवध की गद्दी पर बैठे, पर राजमाता इस बात के खिलाफ है। नित्या आगे बोली, ऊपर से जो तुम उनके रास्ते का कांटा हो, इसीलिए राजमाता के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें भी फांसी की सजा देने की साजिश है कुमकुम। एक पत्थर से 2 पंछी मरेंगे, समझी? ये सुनकर कुमकुम को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इशाक का भी दिमाग घूमने लगा, क्योंकि एक दिन पहले राजमाता को मारने का प्लान नित्या ने ही बनाया था और इशाक को उसमें शामिल कर लिया था। और योजना ये थी कि राजमाता के खून का आरोप कुमकुम पर लगे और वो और तिग्मांशु हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। लेकिन फिलहाल नित्या कुमकुम को कोई अलग ही कहानी बता रही थी। इशाक को लगने लगा कि नित्या के साथ हाथ मिलाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नित्या इतनी स्वार्थी थी कि तिग्मांशु को पाने के लिए वो उसकी पीठ पर भी खंजर भोंक सकती थी। कुमकुम अब भी चुप थी। जाओ अपने बाप से पूछो कि सच क्या है। इतना कहकर नित्या चली गई। कुमकुम का पूरा अस्तित्व कांप उठा था। वो सोच रही थी कि क्या उसके पिता सत्ता के लिए इतनी हद तक गिर सकते थे कि कुमकुम और उसके बच्चे को जिंदा जलाने पर आ जाए। इशाक बेहद अफसोस के साथ कुमकुम को देखता रहा। क्या उसे कुमकुम को पूरा सच बता देना चाहिए? लेकिन वो कुछ कर पाए उससे पहले कुमकुम कमरे से बाहर निकल गई। कुमकुम, मेरी बात सुनो। कुमकुम। इशाक उसके पीछे गया, लेकिन तब तक कुमकुम महल की सीढ़ी उतर गई थी और राय सिंह बहादुर के दरबार की ओर जाने लगी थी। दूसरी ओर लखनऊ के महल में सुधांशु आंखें फाड़ते हुए एक खबरी को देख रहा था। क्या कहा तुमने? स्टीमर डूब गए और तिग्मांशु का कोई पता नहीं, मतलब? सुधांशु के सामने खड़े खबरी ने थोड़ी ही देर पहले आके खबर दी थी कि जिस स्टीमर में उसने तिग्मांशु को कर्नल डगलस के पास भेजा था, वो स्टीमर बीच गंगा में ही डूब गई थी। स्टीमर में जो अंग्रेज था उसका शव बरामद हुआ था, लेकिन तिग्मांशु का कोई अता पता नहीं था। वो खबरी आगे बोला, और हाँ, इलाहाबाद के नजदीक एक छोटे से गांव के पास स्टीमर डूबी थी, लेकिन वो गांव में भी लखनऊ के महाराज को किसी ने नहीं देखा। वो खबरी भोलेपन में अभी भी तिग्मांशु को ही लखनऊ का महाराज बोल गया। लखनऊ का असली महाराज मैं हूँ, वो नहीं। सुधांशु दहाड़ उठा तो खबरी कांपने लगा। सुधांशु गुस्से में बोल उठा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बात की खबर तुरंत अवध में जाकर महाराज राय सिंह बहादुर को। ये कहते हुए सुधांशु तुरंत अटक गया। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि वो एक गलती करने जा रहा था। दरअसल वो और राय सिंह बहादुर हमेशा अंग्रेज खबरी के जरिए ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ताकि किसी को कोई शक न हो कि वो दोनों मिले हुए थे। खबरी उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। सुधांशु को लगा कि ये खबरी इस खबर को इधर उधर करे उससे पहले इसका मुंह बंद करना बेहद जरूरी है।
खबरी को रिश्वत के तौर पर दारू की एक बोतल देते हुए सुधांशु ने कहा, अपने मुंह बंद रखने की रिश्वत चखी है कभी? खबरी ने कभी विलायती शराब नहीं पी थी, लेकिन उसने उस दारू के बारे में काफी सुना था। कुछ अंग्रेज तो कहते थे कि वो दारू पीने से अप्सराएं सामने आ जाती थी। महाराज, क्या ये पीने से मैं अप्सरा को अपने सामने पाऊंगा? उस खबरी के भोलेपन से भरे सवाल सुनकर सुधांशु हंसने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो खबरी पूरी तरह बेवकूफ था। क्यों नहीं, चख के देखो, सब कुछ सामने आ जाएगा। पर हाँ, मैंने अवध का जिक्र भी किया है, उस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना इस बोतल में तेरा खून डालकर पी जाऊंगा, समझा? कहते हुए सुधांशु ने खबरी को बोतल देकर रवाना किया। जॉन, अपने अंग्रेज खबरी को चीख कर बुलाया, लेकिन सुधांशु नहीं जानता था कि ये सारी बातें छुपकर कोई सुन रहा था। सुधांशु के लिए खाना ला रही इंदुमती ने कमरे में घुसने से पहले सुधांशु की जबान से राय सिंह बहादुर को खबर पहुंचाने की बात सुनी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वो समझ गई थी कि तिग्मांशु को गद्दी पर से हटाने का प्लान सिर्फ सुधांशु का नहीं है, बल्कि अवध के महाराज राय सिंह बहादुर ने ही सुधांशु को यहाँ बिठा दिया था। इंदुमती ने समय न गवाते हुए सुधांशु का खाना किसी और नौकरानी के हाथों भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में गई। पहले तो वो सोचने लगी कि कुमकुम तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि फिलहाल लखनऊ की महारानी कुमकुम उन्हीं लोगों के पास थी जो तिग्मांशु के पीठ में खंजर भोंक रहे थे। अचानक इंदुमती का ध्यान खिड़की से बाहर गया। वो खबरी जिसे सुधांशु ने रिश्वत दी थी, वो वापस जाने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार कर रहा था। तभी इंदुमती के दिमाग में ख्याल आया। थोड़ी देर बाद इंदुमती उस खबरी के पास पहुंची। सुनिए, वो खबरी घोड़ा गाड़ी चलाने लगे। उससे पहले इंदुमती की आवाज सुनी। इंदुमती उसके हाथ में एक बड़ा बक्सा लिए खड़ी थी। माफ करना जनाब, मेरे पास महारानी कुमकुम तक ये साड़ियों का बक्सा पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं है, ये लीजिए। कहते हुए इंदुमती ने कुछ सोने के मोहर अपनी जेब से निकालकर उस खबरी को दिए। सोने की चमक अच्छों का ईमान पिघला सकती थी, तो वो खबरी क्या चीज था। वो महारानी कुमकुम तक उस बक्से को पहुंचाने के लिए राजी हो गया। हकीकत में इंदुमती ने उस बक्से में कुमकुम की साड़ियों के साथ एक चिट्ठी भी रखी थी, जिस पर तिग्मांशु के साथ क्या क्या हुआ वो पूरी बात लिखी थी। उस तरफ अवध के महाराज के दरबार में सन्नाटा था। सिर्फ कुमकुम की आवाज गूंज रही थी। राय सिंह बहादुर और आलीशान के सामने कुमकुम कह रही थी, मुझे विश्वास है कि नित्या झूठ बोल रही है। राजमाता का खून करने की कोशिश मेरे पिता बृजमोहन की तकनीक से जरूर हुई है, लेकिन नित्या के इशारे पर। दरबार में अब हल्ला मच गया। सारे मंत्री राय सिंह बहादुर और आलीशान एक दूसरे से बात करने लगे। कुमकुम ने नित्या पर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया था। नित्या कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं थी, कूच बिहार की महारानी थी। सच तो ये था कि आलीशान और महाराज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसने राजमाता को मारने की कोशिश की। उनकी बस इतनी इच्छा थी कि कुमकुम पर किसी तरह दोष आए और वो रास्ते से हटे और मरने से पहले राजमाता के दस्तखत उस कागजात पर आ जाए। लेकिन कुमकुम इस बात को और पेचीदा कर रही थी। कूच बिहार की महारानी पर तुम हत्या की साजिश का झूठा आरोप लगा रही हो। आलीशान बेहद भड़क के भरी सभा में कुमकुम को बोल उठी। झूठा आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है कि नित्या ने अवध की राजमाता को मारने की कोशिश की है। कुमकुम ने ये बोलना खत्म ही किया कि पीछे से बृजमोहन बोला, ये झूठ है कुमकुम। सब बृजमोहन को देखने लगे। बृजमोहन आगे आया और बोल उठा, दोषी महारानी नित्या नहीं, मैं हूं। ये सुनकर कुमकुम के दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए। नहीं, तकनीक आपकी है पिताजी, लेकिन नित्य। कुमकुम आगे बोले, उससे पहले ही बृजमोहन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तकनीक भी मेरी है और कोशिश भी, लेकिन न जाने क्यों मेरी ये तकनीक काम नहीं की। महाराज, मेरे किए की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये सुनकर दरबार में सब दंग होकर राय सिंह बहादुर की ओर देखने लगे। क्या फैसला लेगा राय सिंह बहादुर? क्या वो मुखौटे वाला आदमी सच में बृजमोहन ही था जिसने राजमाता को मारने की कोशिश की थी, या फिर नित्या को बचाने के लिए बृजमोहन ने ये आरोप खुद पर ले लिया था? पर बृजमोहन नित्या को क्यों बचाना चाहेगा? और क्या बृजमोहन ने ही कुमकुम को जिंदा जलाने की कोशिश की थी? दूसरी ओर वाराणसी में सुरेंद्र पाल ने भी अपने एक खबरी के जरिए अवध में कुमकुम को ये खबर पहुंचाने की कोशिश की थी कि तिग्मांशु उसके पास है और महफूज था। खबरी को खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि सिर्फ कुमकुम अकेली हो तभी ये बात उसे कही जाए।
खबरी को रवाना कर सुरेंद्रपाल अपने राज्य के काम में व्यस्त होने ही जा रहा था। तभी अचानक ही एक नौकर भागते हुए उसके पास आया। महाराज महाराज, लखनऊ के महाराज रो रहे हैं। मतलब? सुरेंद्रपाल ने बौखला के पूछा। नौकर जब कुछ समझा नहीं पाया तब सुरेंद्रपाल खुद ही तिग्मांशु के कमरे में गया। कमरे में तिग्मांशु एक छोटे बच्चे की तरह पलंग पर उल्टा सोकर माँ को पुकारते हुए रो रहा था। महाराज, सुरेंद्रपाल धीरे से उसके पास गया और तिग्मांशु के पीठ पर हाथ रखा। तिग्मांशु उठकर बिस्तर पर बैठा। तिग्मांशु की आंखें लाल थी, उसके बाल इधर उधर थे और वो अचानक ही छोटा बच्चा बन गया हो उस तरह बोल उठा। मैं कहाँ हूँ? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। 2 पल के लिए तो सुरेंद्र को लगा कि तिग्मांशु मजाक कर रहा था, लेकिन अचानक ही तिग्मांशु को चक्कर आने लगे। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए अचानक ही तिग्मांशु उधर ही फर्श पर उल्टी कर बैठा और सुरेंद्र कुछ समझ पाए उससे पहले तिग्मांशु बेहोश हो गया और उसके नाक से खून निकलने लगा। वाराणसी के महल में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया गया। तिग्मांशु को अभी होश नहीं आया था। राजवैद्य ने उसकी जांच करते हुए काफी गंभीरता से कहा, लगता है इनके सर पर लगी चोट और गहरी हो गई है और इनकी याददाश्त पर भी बुरा असर हुआ है। इतना ही नहीं, इनके सर की एक नस अंदर से फट गई है। अगर तुरंत उस नस का इलाज नहीं हुआ तो लखनऊ के महाराज बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर सुरेंद्रपाल का दिमाग घूम गया। क्या तिग्मांशु वाराणसी से कभी वापस अवध जा ही नहीं पाएगा? क्या होगा जब कुमकुम को इस बात का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। वाराणसी के राजमहल में सबके चेहरे पर बेहद चिंता छाई हुई थी। जब लखनऊ के महाराज ने मुझे पूछा कि सुरेंद्रपाल कौन, तभी मुझे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो है। सुरेंद्रपाल के बेटे मयंक ने चिंता में कहा। तिग्मांशु को बेहोश हुए 2-3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया था। लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो बार बार एक ही नाम रटे जा रहा था, कुमकुम। क्या हमें लखनऊ के महारानी को बुला लेना चाहिए? सुरेंद्रपाल ने राजवैद्य से पूछा तो उसने भी हाँ में सर हिलाया। इनकी हालत सच में बुरी है। सर पर जो चोट लगी थी उससे इनका एक नस जख्मी हो गया था और फिर कुछ वक्त बाद फट गया है, इसलिए इनकी याददाश्त आ रही जा रही है। महाराज, इनके दिमाग की नस का इलाज बेहद जोखिम भरा होने वाला है। मुझे डर है कि इल्जाम आप पर न लगे। राजवैद्य ने साफ साफ शब्दों में अपनी राय सुरेंद्र के सामने रखी। सच तो ये था कि तिग्मांशु के दिमाग का ऑपरेशन बहुत ही जोखिम से भरा था। राजवैद्य के कहने पर अगर एक के बदले दूसरी नस को छू भी लिया तो तिग्मांशु की जान भी जा सकती थी, और ये भी हो सकता है कि उनकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। राजवैद्य ने इतना कहकर अपने असिस्टेंट से कहा कि तिग्मांशु को वाराणसी के राजमहल की चिकित्सालय में लेकर जाया जाए। उस राजवैद्य ने एक अंग्रेज डॉक्टर को भी बुलाया था। माहौल काफी गंभीर था। मयंक, एक काम करो, अवध में महारानी कुमकुम को जल्दी से खबर पहुंचाओ कि वो तुरंत वाराणसी आने के लिए निकल जाएं। भगवान करे कि तिग्मांशु का ये इलाज सफल हो। सुरेंद्रपाल ने आसमान की ओर हाथ जोड़ के कहा। दूसरी ओर अवध के राजमहल में तो अलग ही ड्रामा चल रहा था। बृजमोहन ने यह स्वीकार कर लिया था कि उसने राजमाता को मारने की कोशिश की थी। कुमकुम फटी आंखों से अपने पिता को देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बृजमोहन पर उसका शक सच हो जाएगा। लेकिन कुमकुम इतना जरूर जानती थी कि नित्या का उस पूरे वाक्य में कुछ तो लेना देना था। सिर्फ आप ही क्यों पिताजी? आपके साथियों का नाम क्यों नहीं लेते? कुमकुम ने सवाल किया तो बृजमोहन ने कुमकुम को देखे बिना ही महाराज राय सिंह बहादुर को कहा, कुमकुम का शक पूरी तरह से बेबुनियाद है। महारानी नित्या का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो किया है मैंने अकेले नहीं किया है। ये सुनकर तो राय सिंह बहादुर को भी अब बृजमोहन के कन्फेशन पर शंका होने लगा। सच तो ये था कि बृजमोहन के पास राजमाता को मारने का कुछ खास मोटिव नहीं था, तो उसने वो कोशिश भी क्यों की? यही सवाल आलिशान ने सबके सामने बृजमोहन से पूछा। काफी देर तक दरबार में सन्नाटा रहा, लेकिन बृजमोहन ने अपना मुंह नहीं खोला। राय सिंह बहादुर को आखिरकार वो करना पड़ा जो करने में उसे कोई रुचि नहीं थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। राय सिंह बहादुर के सिपाही मुख्यमंत्री को पकड़कर वहां से चले गए। कुमकुम का दिमाग बेहिसाब घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी बात बेहद पेचीदा होती जा रही थी।
सभा बर्खास्त की जाती है। राय सिंह बहादुर ने कहा तो जरूर, लेकिन कुमकुम ने दहाड़ते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि जब तक नित्या को दरबार में सबके सामने पूछा नहीं जाता, पूरा सच सामने नहीं आएगा। लेकिन राय सिंह या आलिशान इस बात का जवाब कुमकुम को दे उससे पहले बाहर से इशाक की चीख सुनाई दी, नित्या नहीं, बचाओ, कोई उसे नीचे उतारो। इशाक की आवाज में इतनी टेंशन थी कि सारे दरबार के साथ साथ कुमकुम, राय सिंह और आलिशान भी भागकर बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर सारे लोग दंग रह गए। नित्या ने महल की छत के ऊपर एक फांसी का फंदा बनाया था। फंदा उस तरह बना हुआ था कि अगर वो लटक के ना मरे तो छत से नीचे गिर के जरूर मर जाती। नित्या छत की छोटी दीवार पर खड़े उस फंदे को अपने गले में डाल रही थी। आलिशान ने चीखते हुए कहा, महारानी ये क्या कर रही हैं आप? मेहरबानी करके नीचे उतरिए। दरअसल उन दोनों को डर था कि अगर नित्या ने सच में खुदकुशी कर ली तो कूच बिहार का शक्तिशाली राजा जगमोहन अवध पर सीधा आक्रमण कर देगा। वो तो यही समझेगा कि अवध में नित्या को इतना सताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। महारानी हुआ क्या है? किसी ने आपसे कुछ कह दिया क्या? राय सिंह बहादुर ने चीख कर नित्या से पूछा। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए नित्या बोली, दरबार में जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुन लिया है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हमने कब कहा आप दोषी हैं? नीचे उतर आइए, आप हमारी मेहमान हैं महारानी। आलिशान बोल उठी। अब कुमकुम को नित्या की राजनीति की गहराई समझ में आने लगी। दरबार में तो वैसे भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि नित्या ने ही राजमाता के खून की साजिश रची थी, लेकिन कुमकुम नित्या को दोषी साबित कर सके उससे पहले नित्या ने ये नाटक करके आलिशान और राय सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये नाटक कर रही है, कुमकुम ने गुस्से में कहा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा इल्जाम आप कभी नहीं लगने दूंगा महारानी नित्या, राय सिंह बहादुर ने कहा। बस नित्या को वही आश्वासन तो चाहिए था। सच में वादा करते हैं? नित्या ने ऊपर से पूछा। तब आलिशान और राय सिंह दोनों अचानक ही अपने घुटनों पर बैठ गए। कुमकुम उन लोगों की ऐसी चापलूसी देखकर दंग रह गई। एक छोटा राज्य हो या बड़ा, उसका महाराज कभी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकता। राय सिंह और आलिशान को ऐसा करता देख कुमकुम का दिल बैठ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि अवध का भविष्य तिग्मांशु के राज के बिना काफी काला था, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लोग अवध को खुशी खुशी अंग्रेजों को सौंप ही देंगे। उसे लगा वो अब कुछ नहीं कर पाएगी और वो निराश होकर अपने कमरे की तरफ चल दी। छत पर अकेली खड़ी नित्या ने जब आलिशान और राय सिंह को उसके सामने घुटने टेकते देखा तो उसे एक बेहद पिशाची आनंद आने लगा। अब कुमकुम कुछ भी बोले, ये लोग उसकी एक नहीं मानेंगे। नित्या ने इस तरह खुद को बचा लिया था। अपने झूठे आंसू पोंछते हुए वो बोली, ठीक है, स्वीकार करती हूँ आपकी माफी, नीचे आ रही हूँ। ये कहते हुए नित्या मुड़कर छत की रेलिंग से उतरने गए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। नित्या का पैर गलती से फिसला और वो नीचे की ओर गिरी, और इस बार नित्या की चीख असली वाली थी। दूसरी ओर वाराणसी के राजमहल में तिग्मांशु के दिमाग का ऑपरेशन शुरू हुआ। सुरेंद्रपाल और मयंक दोनों बेहद टेंशन में थे। सुरेंद्रपाल ने एक खबरी के जरिए कुमकुम को संदेश तो भेज दिया था, लेकिन क्या वो संदेश पहुंचने तक तिग्मांशु जिंदा भी रहेगा, ये सवाल उन्हें खाए जा रहा था। वाराणसी के राजवैद्य के हाथ कांप रहे थे, पर अंग्रेज डॉक्टर पीटर काफी होशियार था। तिग्मांशु बेहोश था, लेकिन फिर भी उसे बेहोशी की जड़ी बूटी दी गई थी ताकि वो बीच ऑपरेशन में होश में ना आ जाए। उसने बहुत ही आराम से तिग्मांशु के सर को खोलना शुरू किया। तिग्मांशु के नाक से खून बंद नहीं हो रहा था, यानी कि घाव बेहद गहरा था। क्या होगा तिग्मांशु का? क्या कुमकुम को उस वक्त उसके पास होना चाहिए था? क्या कुमकुम अपनी काबिलियत से तिग्मांशु के दिमाग के घाव को ठीक कर देती? उसी समय अवध के राजमहल में अपने कमरे की ओर जाती हुई कुमकुम ये नहीं जानती थी कि उसकी सुहाग की जान खतरे में थी। बचाओ! नित्या की चीखों से सबके पसीने छूटने लगे। जाओ ऊपर से खींचो। तुरंत राय सिंह बहादुर ने कुछ नौकरों को छत पर भेजा, लेकिन नित्या छत और जमीन के बीचों बीच दूसरे माले पे टंगी हुई थी। कुमकुम ने बालकनी के पास जाते हुए देखा तो उसी मंजिल की खिड़की की एज पर लटक रही थी और चिल्ला रही थी। नीचे से इशाक बोला, एक ही रास्ता है, दूसरे माले पर जाकर उसे ऊपर से खींचता हूँ। ये कहते हुए इशाक जाने ही गया, तभी अचानक नित्या जहाँ लटक रही थी वहाँ पास की खिड़की जोर से खुली। कुमकुम ने उस खिड़की में से एक रस्सी बाहर निकाली और नित्या को कहा, इसे पकड़ो।
नित्या ने वो रस्सी पकड़ ली। कुमकुम, तुम अकेले मत खींचना, कहते हुए इशाक दौड़कर दूसरे माले पर जाने गया, लेकिन तब तक कुमकुम के पास 2-3 नौकर जमा हो गए थे। देखते ही देखते नित्या को आराम से ऊपर खींच लिया गया। नित्या सीधा खिड़की से अंदर गिरी, कमरे की फर्श पर। कुमकुम की जान में जान आई। तुम ठीक तो हो? कहते हुए कुमकुम नित्या के पास गई तो एहसान फरामोश नित्या ने अचानक ही गुस्से में कुमकुम को जोर से धक्का दिया। सारे नौकर भी दंग रह गए। सब तेरी वजह से हुआ है हरामजादी, नित्या ने चिल्लाते हुए कुमकुम से कहा। नित्या इतनी डर गई थी कि उसका असली रूप बाहर आ गया था। कुमकुम ने खुद को नित्या के धक्के से संभाला, पर वो काफी चौंक गई। याद रखना, इस बार तू आंख से बच गई, दूसरी बार नहीं बचेगी, नित्या ऐसी धमकी देकर वहां से चली गई। कुमकुम का दिमाग चकराने लगा। क्या नित्या ने ही पुस्तकालय में कुमकुम को मारने की कोशिश की थी? लेकिन क्यों? नित्या ये सब क्यों कर रही थी? उसे राजमाता और कुमकुम दोनों को मारने से क्या मिलने वाला था? उस रात राय सिंह और आलिशान ने नित्या की दोगुनी खातिरदारी की। नित्या को जो जो पसंद था वही खाना शाही रसोई घर में बना। एक छोटे जश्न जैसा भी रखा, सॉरी कहने के लिए। जश्न से दूर कुमकुम अपने कमरे में बैठी थी। उसे किसी भी जश्न में हिस्सा लेने का मन न था। उसे राजमाता की चिंता थी। ऊपर से न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे अचानक ही तिग्मांशु की याद आने लगी और वो काफी भावुक हो गई। उन दिनों कुमकुम के साथ ऐसा बहुत होता था। वैसे भी टेंशन वाले दिन थे, लेकिन फिर भी बिना कोई कारण के कुमकुम बेहद भावुक हो जाती थी। उसने इंदुमती से सुना था कि जब कोई औरत पेट से होती थी तभी हमेशा ही भावुक रहती थी। लेकिन न जाने क्यों कुमकुम को ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने को थी। उसे तिग्मांशु का ख्याल आया। तिग्मांशु ठीक तो था ना? लखनऊ में उसने सुधांशु से बात की होगी। तिग्मांशु ने काफी दिनों से कोई खबर क्यों नहीं भिजवाई? महारानी, अचानक ही किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। शाम हो चुकी थी। अभी कौन होगा? आइए। कुमकुम ने अंदर आने को कहा तो एक नौकर हाथ में इंदुमती वाला बक्सा लिए खड़ा था। लखनऊ से आपके लिए साड़ियां आई हैं, कहते हुए नौकर वो बक्सा वहीं रख कर चला गया। कुमकुम सतर्क हो गई। लखनऊ के हालात वैसे नहीं थे कि कोई उसे साड़ियों का बक्सा भेंट में भेजे। क्या ये तिग्मांशु ने भेजे होंगे? तो क्या लखनऊ में अब सब ठीक हो गया होगा? उसने बक्सा खोला। उसमें सच में साड़ियां ही थी। कुमकुम सोचने लगी कि वो तो उसकी पुरानी साड़ियां थीं। तिग्मांशु ने ये क्यों उसे भेजी होगी? अचानक ही उसके हाथ इंदुमती की चिट्ठी आई। कुमकुम वो चिट्ठी पढ़ने लगी। दूसरी ओर अपने कमरे में फूलमती बेहद बेचैन हो रही थी। पूरा दिन हो गया था, लेकिन कुमकुम अभी तक उसके बच्चे को मारने आई क्यों नहीं थी? दोपहर को जब नित्या का ड्रामा हुआ तब फूलमती तो सो गई थी। न जाने क्यों उसे काफी नींद आती रहती थी। सब इस बच्चे की वजह से, फूलमती ने गुस्से में कहा। वो उठी और कुमकुम को ढूंढने राजमहल की ओर चलने लगी। लेकिन राजमहल के ग्राउंड फ्लोर पे ही उसने ढेर सारे मेहमानों को देखा। उसे तभी पता चला कि वहां जश्न चल रहा था। राजमहल में जश्न है, फिर भी मुझे नहीं बुलाया। उसे अब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के महाराज से शादी करने से बेहतर तो वो अपने कोठे पे थी। फूलमती सच में बेहद अकेली हो गई थी। न जाने ये कुमकुम कहाँ होगी? कहते हुए फूलमती वहां से जाने गई। तभी अचानक किसी ने उसकी साड़ी के पल्लू को पीछे से पकड़ा। फूलमती ने इरिटेट होकर पीछे देखा तो एक बेहद प्यारा बच्चा था, करीब 2 साल का होगा। उसकी दाई माँ ने उसे गोद लिया था और वो रो रहा था। ये बच्चे को मुझसे दूर ले जाओ, मेरे कान में रो रहा है। फूलमती इरिटेट होकर उस दाई माँ को बोल उठी, लेकिन वो बच्चे ने रोते रोते अपने छोटे हाथ फूलमती के आगे धर दिए, मानो फूलमती को गोद लेने को कह रहा हो। बच्चे की इस हरकत से फूलमती का दिल थोड़ा पिघला। रानी साहिबा, इसे एक बार गोद में ले लीजिए, वरना ये रोता ही रहेगा। उसकी दाई माँ ने फूलमती के कपड़े देखकर समझ लिया था कि ये कोई रानी होगी। फूलमती ने बच्चे के मासूम चेहरे को देखा और उसे उठा लिया। जैसे ही फूलमती ने उसे उठाया, वो बच्चा खिलखिला के हंसने लगा और फूलमती के मंगलसूत्र से खेलने लगा। फूलमती के पेट में गुदगुदी होने लगी और न जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। इतने महीनों में एक ये बच्चा ही था जिसने फूलमती को ताने नहीं मारे थे और बिना किसी अपेक्षा से उसका स्वीकार किया था। अचानक इतनी ज्यादा भावुक होने से फूलमती को चक्कर आने लगे। उसने तुरंत बच्चे को दाई माँ को वापस दिया और उल्टी करने अपने कमरे की ओर चली गई। अपने कमरे में कुमकुम ने चिट्ठी में पढ़ लिया था कि तिग्मांशु को स्टीमर में कहीं पहुंचा दिया गया था।
और सुधांशु और राय सिंह बहादुर इसमें मिले हुए थे। कुमकुम के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए, तिग्मांशु को कैसे ढूंढे। उसे एक ही आदमी का चेहरा याद आया, इशाक का। शायद इशाक ही उसकी मदद कर सकता था। कुमकुम तुरंत ही इशाक के कमरे की ओर जाने लगी। उधर वाराणसी में डॉक्टर पीटर और राज वैद्य तिग्मांशु का ऑपरेशन खत्म कर बाहर आए। सुरेंद्रपाल एक पल के लिए भी नहीं हिला था। क्या हुआ, महाराज ठीक तो हैं? सुरेंद्रपाल ने पूछा, लेकिन अचानक ही राज वैद्य की बुझी शक्ल देखकर उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ था? क्या तिग्मांशु मर चुका था? क्या इशाक कुमकुम को तिग्मांशु तक पहुंचने में मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।